नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंस्पायर स्टोरी पे। आज हम देखेंगे दो जायंट हत्यारे। वे जुड़वा भाई हैं जो कभी सामान्य बच्चे थे, लेकिन एक दिन जंगल में खेलते समय उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे में एक अजीब पत्थर मिला एंड वो पत्थर उठाकर घर ले आए। रात में पत्थर से एक काला तरल पदार्थ निकला और जुड़वा भाइयों के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे वे ब्रूटल मांसाहारी बन गए। वीडियो को लास्ट तक देखना, इस मूवी का अंत बहुत सरप्राइजिंग है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर सच वीडियोस। फिल्म की शुरुआत एक डाकिये से होती है जो जंगल के बीचों बीच दूर दराज के घरों में चिट्ठियां पहुंचाता है। वो एक घर में पहुंचता है जहां एक महिला खून से सने कपड़े धो रही होती है। वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन महिला उसे सुन नहीं पाती क्योंकि वो तेज आवाज में संगीत सुन रही होती है। इस समय डाकिया को अचानक घर के तहखाने से आती चिरमराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि अंदर कोई फंसा हुआ है, इसलिए वो लकड़ी का ढक्कन खोलता है और मदद करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से उसे अचानक एक अदृश्य शक्ति द्वारा अंदर खींच लिया जाता है। फिर दृश्य 30 साल बाद का है, जब यंगस्टर्स का एक ग्रुप कैंपिंग के लिए जंगल की ओर जा रहा है। इस यात्रा को ऑफलाइन वेकेशन कहा जाता है, जहां इन बच्चों को उनके माता पिता इंटरनेट और गैजेट्स की लत के कारण भेजते हैं। उनके पहुंचने पर प्रबंधक उनका स्वागत करता है और कहता है कि यह उनकी लत पर काबू पाने और नेचर के करीब जाने का सुनहरा अवसर है। मैं शर्त लगाता हूं कि इनमें से एक भी बच्चा इस बारे में परवाह नहीं करता। 50 यंगस्टर्स को टीमों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह को एक गार्डियन सौंपा जाता है। फिर उन्हें अपने फोन जमा करने और अपनी यात्रा के लिए तैयार होने के लिए ट्रेन किया जाता है। जंगल के एक केबिन में हम 30 साल पहले वाली उसी महिला को देखते हैं, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो गई है। उसने एक हिरन का शिकार किया है और उसे बेसमेंट में खींचने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से वो फिसलकर बेसमेंट में गिर जाती है। कुछ ही पलों बाद एक राक्षसी प्राणी प्रकट होता है और एक पल में महिला को मार देता है। अगले दृश्य में यंगस्टर जंगल में 3 दिन की पैदल यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर हम काउंसलर इजा के समूह को देखते हैं, जिसमें 5 बच्चे शांत जोसिया, एथलेटिक डैनियल, तुच्छ गोरा एनेलिया, गेमर जूलिक और बाटक नाम का एक गे लड़का शामिल है। उनके जाने से पहले एक स्थानीय पादरी एक शानदार कार में आता है और सभी का अभिवादन करता है। वो कहता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उम्मीद करता है कि वे अपनी लत पर काबू पा लेंगे। वो यंगस्टर्स के लिए प्रार्थना करता है और उनके मोबाइल और लैपटॉप पर पवित्र जल भी छिड़कता है। अब वे काम नहीं करते। इसके बाद इजा का समूह कैंपिंग के लिए निकल पड़ता है और इस दौरान जूलिक जोसिया में दिलचस्पी दिखाता है। वो कहता है कि उसका हार उसे टर्मिनेटर T-800 की याद दिलाता है। ये सुनकर वो हंसती है और बताती है कि यह उसका फैमिली मोमेंटो है। इस बीच डैनियल एनेलिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाटक लगातार उसे रोकता है। चिढ़कर वो होमोसेक्सुअलिटी विरोधी टिप्पणियां करके उसका अपमान करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होती है और डैनियल बाटक को जमीन पर धकेल देता है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। सौभाग्य से इससे पहले कि मामला और बिगड़े, दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। कुछ देर बाद जब जूलिक कुछ दूरी पर शौच के लिए जाता है तो उसे एक फटा हुआ हिरन का शव दिखाई देता है। ये सोचकर कि कोई बड़ा जानवर पास में है, वह डर जाता है और सभी को जांच करने के लिए बुलाता है, लेकिन इजा समझाती है कि यह शिकारियों द्वारा बिछाया गया जाल है और उन्हें चलते रहने का निर्देश देती है। जोसिया फिर चारों ओर देखती है और एक पेड़ के पास एक असामान्य हाथ की झलक देखती है। यह उसे डराता है, लेकिन वो चुप रहती है और किसी को नहीं बताती। शायद यही वो जीवन है जो इंटरनेट के बिना होता है। बाद में ग्रुप जंगल के बीच में अपना कैंप सेटअप करता है। फिर वे आग के चारों ओर बैठते हैं और अपने जीवन के बारे में शेयर करना शुरू करते हैं। जूलिक ने बताया कि वो एक गेमर है और उसका YouTube चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला है। वो अक्सर गेम खेलने के लिए स्कूल छोड़ देता था, जिससे उसके माता पिता नाराज हो जाते थे। वो आगे बताता है कि वो $5 लाख के इनाम वाली प्रतियोगिता के लिए कोरिया जाने वाला था। हालांकि उसके माता पिता ने मना कर दिया और उसे इस कैंपिंग ट्रिप पर भेज दिया। रात में सभी सो जाते हैं, लेकिन डैनियल बेचैन महसूस करता है, इसलिए वो स्मोक करने के लिए पास की झील पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद एनेलिया भी उसके साथ आ जाती है और वो भी स्मोक करना शुरू कर देती है। फिर दोनों फ्लर्ट करना शुरू करते हैं और उनकी बातचीत के दौरान एनेलिया को पता चलता है कि वह अभी भी वर्जिन है। वो उसे अपने जीवन की सबसे अच्छी रात देने का फैसला करती है और उसके साथ अंतरंग हो जाती है। टिकटॉक पर ऐसा नहीं किया जा सकता। उनके खत्म होने के बाद एनेलिया अपने टेंट में वापस लौट जाती है, जबकि डैनियल अपने कपड़ों में छिपा हुआ फोन निकालता है। वो डेटिंग ऐप पर लड़कियों को स्वाइप करना शुरू कर देता है, इस बात से अनजान कि कोई उसके पीछे छिपा हुआ है। कुछ सेकंड बाद पूरे शरीर पर फोड़े वाला एक विशालकाय आदमी प्रकट होता है और डैनियल पर हमला करता है। वह यंगस्टर को बार बार पेड़ पर पटक पटक कर मार डालता है। अगले दृश्य में हम जोसिया को अपने परिवार के साथ एक रोड ट्रिप पर देखते हैं, जो बहुत खुश दिख रही है। वो अपनी बहन के साथ पीछे की सीट पर खेल रही है, जबकि उसका पिता उसकी माँ के साथ सेल्फी ले रहा है। इस डिस्ट्रैक्शन के कारण उनकी कार एक घातक दुर्घटना में शामिल हो जाती है। तभी जोसिया एक बुरे सपने से जागती है और ऐसा लगता है कि उसका पूरा परिवार उस दुर्घटना में मर गया। इसके बाद समूह एक और दिन की लंबी पैदल यात्रा के लिए तैयार होता है, लेकिन वे डैनियल को नहीं ढूंढ पाते हैं। हर कोई चिंतित हो जाता है और एनेलिया बताती है कि उसने उसे कल रात झील पर देखा था। वो बताती है कि वे अपने टेंट में वापस जाने से पहले कुछ देर तक बात करते रहे।
जब वे झील पर पहुंचते हैं तो वे उसे खोजने में विफल रहते हैं, लेकिन इसके बजाय पेड़ पर खून के धब्बे देखते हैं। यंगस्टर्स घबरा जाते हैं, लेकिन इज़ा उन्हें कॉन्फिडेंट करती है कि यह खून नहीं है बल्कि पेड़ का रस है। इसके बाद वह घोषणा करती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए और डैनियल की तलाश करनी चाहिए। जूलिक घबरा जाता है और बताता है कि कैसे हॉरर फिल्मों में जब समूह बिखर जाता है तो हर कोई मर जाता है। वे मदद मांगने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। फिर वे चारों ओर ताक झांक करने लगते हैं और अंततः बेसमेंट में घुस जाते हैं, जहां वे डैनियल सहित कई लाशों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जायंट आदमी घर में आ जाता है, जिससे समूह को तहखाने का दरवाजा बंद करके छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जूलिक को घिनौनी स्मेल से उल्टी होने लगती है, लेकिन इज़ा उसे रोकती है। कुछ ही क्षणों बाद हत्यारा तहखाने में प्रवेश करता है और समूह खिड़की से भागने की डेस्परेशन से कोशिश करता है। जोसिया और जूलिक भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जब इज़ा भागने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि डैनियल का फोन उसकी जेब में बज रहा है। डिवाइस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित वह पीछे रह जाती है और राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दुर्भाग्य से यह एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि हत्यारा आसानी से इज़ा पर हावी हो जाता है। फिर वह उसका सिर काट देता है और उसका सिर जोसिया और जूलिक के पैरों पर फेंक देता है। भयभीत होकर दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। इस बीच एनेलिया और बार्टैक झील के किनारे बात कर रहे हैं और वह उसे होमोसेक्सुअलिटी से पीड़ित ऐसे शहर में गे होने के स्ट्रगल के बारे में बताता है। एनेलिया अपने स्ट्रगल के बारे में भी बात करती है, जैसे कि कैसे हर कोई सोचता है कि वह एक मूर्ख और आसान महिला है। जब वे बातचीत में बिजी थे, तभी अचानक हत्यारा प्रकट हुआ और पीछे से एनेलिया के सिर में एक मेटल की छड़ घुसा दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पहले बताई गई उसकी बात का खंडन करना आसान था। जबकि भयभीत बार्टैक वहां से भाग जाता है और अंततः एक चर्च में पहुंचता है। दूसरी ओर जूलिक और जोसिया जंगल के बीच में एक घर पर ठोकर खाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति उन्हें अंदर बुलाता है और दोनों उसे एक विकृत राक्षस के बारे में बताते हैं जिसने उनके दोस्तों को मार डाला था। वे घबरा जाते हैं और पुलिस को कॉल करने के लिए फोन मांगते हैं। हालांकि बूढ़ा आदमी उन्हें शांत करता है और कहता है कि उसके पास फोन नहीं है। तब पता चलता है कि वो वही डाकिया है जिस पर 30 साल पहले हमला हुआ था। इस घटना में उसने अपने पैर खो दिए, लेकिन किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। फिर उसने खुलासा किया कि एक नहीं बल्कि 2 विशालकाय हत्यारे हैं। वे जुड़वा भाई हैं जो कभी सामान्य बच्चे थे, लेकिन एक दिन जंगल में खेलते समय उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के मलबे में एक अजीब पत्थर मिला। जुड़वा भाई पत्थर उठाकर घर ले आए। रात में पत्थर से एक काला तरल पदार्थ निकला और जुड़वा भाइयों के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे वे ब्रूटल मांसाहारी बन गए। अगली सुबह उनकी मां ने अपने बेटों को उनके कुत्ते को खाते हुए देखा। फिर उसने उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया और उन्हें खिलाने के लिए जानवरों का शिकार किया। ये कहने के बाद बूढ़ा आदमी सुझाव देता है कि वे वहीं रहें क्योंकि उसके पास हथियार और भोजन है। जूलिक का मानना है कि यह एक अच्छा विचार है। हालांकि जोसिया फोर्स देकर कहती है कि वे बिना कुछ किए नहीं रह सकते। वह डैनियल का फोन वापस लेने और पुलिस को बुलाने का फैसला करती है, जिससे जूलिक के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दूसरी तरफ बार्टैक उस पादरी से मिलता है जिसे हमने फिल्म में पहले देखा था। वो पागलों की तरह पूरी कहानी बताता है और पुलिस को बुलाने के लिए फोन मांगता है। पुजारी दावा करता है कि उसके पास फोन है, लेकिन इस इलाके में सिग्नल नहीं है। हालांकि कुछ सेकंड बाद ही फोन बजना शुरू हो जाता है, जिससे उसके धोखे का पता चलता है। इसके बाद पादरी ने बार्टैक के सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद बार्टैक होश में आया और उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ और मुंह बंद पाया। पादरी उसके सामने बैठा था और दावा किया कि वह बार्टैक को तब से जानता है जब वह पिछले साल पहली बार आया था। वो उसके यौन अभिविन्यास के लिए उसका अपमान करता है और दावा करता है कि उसके जैसे लोग समाज के लिए हानिकारक हैं। तभी पुजारी को बाहर से शोर सुनाई देता है और वह जांच करने जाता है। अचानक उसके पास विकृत हत्यारा आता है जो उसकी खोपड़ी को कुचल देता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर हत्यारा पादरी के शरीर को लकड़ी के टुकड़े से टुकड़े टुकड़े कर देता है। हे भगवान! चर्च के अंदर बार्टैक किसी तरह अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब वह किसी के आने की आहट सुनता है तो वह कन्फेशनल बॉक्स में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारे द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। इस बीच अन्य 2 यंगस्टर्स हत्यारे के घर फोन वापस लेने के लिए पहुंचते हैं। योजना सरल है। जूलिक को कुछ शोर मचाकर हत्यारे का ध्यान भटकाना पड़ता है, जबकि जोसिया चुपके से फोन लेने के लिए तहखाने में घुस जाती है। जाने से पहले वह उसे सुरक्षा के लिए एक चाकू थमाती है और उसे चूमती भी है। इससे जूलिक का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वह सामने के दरवाजे पर जाता है और राक्षस को बाहर आने की चुनौती देता है। हत्यारा जल्द ही प्रकट होता है और जूलिक अनाड़ीपन से उससे लड़ने की कोशिश करता है। इस बीच जोसिया बेसमेंट में जाती है और डैनियल का फोन खोजती है। वो अंततः उसे ढूंढ लेती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि हत्यारा अब उसे घूर रहा है। जब ऐसा लगता है कि वह अपनी मौत को पाने वाली है, तभी जूलिक आता है और राक्षस पर वार करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके म्यूटेंट शरीर पर इसका कोई असर नहीं होता। हत्यारा जोसिया को एक तरफ फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वह अपना ध्यान जूलिक की ओर मोड़ता है और उसके चेहरे के मांस को बेरहमी से काटता है। बेहोशी की हालत में जोसिया को फिर से अपने परिवार के साथ हुई दुर्घटना का सपना आता है। वो देखती है कि उसके पिता दुर्घटना में बच गए हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं। वो हौंफ रहे हैं और मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद जोसिया अपने पिता की मदद नहीं कर पाती है। तभी वो बेसमेंट में जागती है और खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाती है। वो जूलिक को पास में देखती है, जो बुरी तरह घायल है। उसके पेट में चाकू घोंपा गया है। फिर वो अपनी जेब से डैनियल का फोन निकालती है, लेकिन जल्दी ही उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाता है।
हेल्पलेस महसूस करते हुए जूलिक उसे खत्म करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वो अब और दर्द सहन नहीं कर सकता। फिर जोसिया रोती है और अनिच्छा से चाकू को उसके पेट में घुमाती है, जिससे उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसके बाद वह चाकू का उपयोग करके खुद को मुक्त करती है और मुक्त हो जाती है। पहले तो जोसिया बेसमेंट की खिड़की से भागने के बारे में सोचती है, लेकिन जब उसे अपने सभी मृत दोस्तों की याद आती है तो उसे एहसास होता है कि वो इन राक्षसों का सामना किए बिना नहीं जा सकती। क्यों? ऊपर जोसिया को कमरे में एक विशाल चाकू पड़ा हुआ मिलता है और वो उसे पकड़ लेती है। वो देखती है कि जुड़वां बच्चों में से एक बिस्तर पर खर्राटे ले रहा है और उसे पता चलता है कि दूसरा घर पर नहीं है। रिवेंज से भरी हुई जोसिया राक्षस पर तब तक लगातार वार करती है जब तक कि वो हिलना बंद नहीं कर देता। फिर वो वहां से निकलकर भाग जाती है। इस बीच बूढ़ा डाकिया अपने घर के अंदर होता है जब कोई दरवाजा खटखटाता है। यह मानते हुए कि यह जुड़वां बच्चे ही होंगे, वह अपनी बंदूक पकड़ता है और दरवाजे पर कई बार गोली चलाता है। लेकिन जब वह जांच करने जाता है तो उसे बाटेक की लाश मिलती है, जो वास्तव में हत्यारे के चंगुल से बच निकला था और सुरक्षित वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। आप बता सकते हैं कि उसने उस कन्फेशनल बॉक्स में समय बिताया था, क्योंकि अब वह भी पवित्र है। दूसरी तरफ जोसिया घंटों जंगल में भागती है और आखिरकार एक पुलिस वाले से मिलती है। वो इतनी सदमे में है कि वो पूरी स्थिति को समझा नहीं पाती। हालांकि पुलिस वाला उसकी परेशानी को देखता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें सड़क पर एक हत्यारा पड़ा हुआ दिखाई देता है। पुलिस वाले को लगता है कि कोई मर चुका है और वह जांच करने के लिए कार से बाहर निकलता है, जोसिया की विनती के बावजूद। जब पुलिस वाले को राक्षस को हिलते हुए देखता है तो वह अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, हत्यारा उसे कुल्हाड़ी से आसानी से काट देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर वह कार के ऊपर चढ़ जाता है और जोसिया को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह ड्राइवर की सीट पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है और समय रहते कार स्टार्ट कर देती है। इससे राक्षस जमीन पर गिर जाता है और जोसिया इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे कई बार कुचल देती है। ये यकीन हो जाने के बाद कि वह वास्तव में मर चुका है, वो वहां से भाग जाती है। अंतिम दृश्य में दो शराबी रात में सड़क पर पड़े राक्षस को देखते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी जीवित है और किसी तरह उठने में कामयाब हो जाता है। घर पर यह पता चलता है कि उसका भाई भी चाकू के वार से बच गया था। फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और अपने घर के बाहर पुलिस की लाइटों को देखता है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको हॉरर मूवी बहुत पसंद है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।